नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। 1.25 लाख का सवाल कई हैं। जिस तेजी के साथ बाजार गिर रहा है, क्या पोर्टफोलियो ऐसे ही लाल रहेगा? पोर्टफोलियो को अगर सुधारना हो तो कैसे सुधारें? क्या एक बार के लिए जो नुकसान हो रहा है उसे बुक कर लें? ये तमाम वो सवाल हैं जो आपके जहन में इस समय चल रहे हैं और इसका उत्तर इसी कार्यक्रम में हम तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर बाजार पर डालेंगे, क्योंकि दर्द यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जो भी सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे थे उन सब के नीचे अब धीरे धीरे करके फिसलता हुआ 23,200 का लेवल भी तोड़ दिया है। 23,184, 23,184। जी हाँ, ये अभी का इंट्राडे लो है जो कि निफ्टी ने बनाया है। 23,187 का स्तर देखने को मिल रहा है। 193 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। 325 अंकों से ज्यादा इस समय जो है गिरावट पीएसयू इंडाइसेस में देखने को मिल रही है। बैंक बुरी तरह टूटा हुआ है, करीब 1% के आसपास की गिरावट है। ऑटो इंडेक्स पे करीब 1.5-2% के आसपास की गिरावट। पीएसयू में बड़ी गिरावट है। रियल्टी इंडेक्स दिखाइए, रियल्टी में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 3.5% अकेले रियल्टी इंडेक्स टूटा है। तो बड़ी गिरावट इस समय अक्रॉस द बोर्ड जो है वो देखने को मिल रही है। मेटल में सुबह थोड़ी रिकवरी आती दिखाई दे रही थी, अब 1.25% नीचे है। कैपिटल गुड 2.25% नीचे है। एफएमसीजी में दबाव देखने को मिल रहा है। कोई सेक्टर इंडेक्स इस समय ऐसा नहीं है जो कि इस समय हरे निशान में हो। 200 अंकों से ज्यादा निफ्टी में गिरावट आ चुकी है। तो बड़ी गिरावट, ऐसे में आप सभी से जो है यही निवेदन है कि पैनिक में, दबाव में नहीं आने की आवश्यकता है और पैनिक में सेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ये रियल्टी स्टेट में, रियल्टी सेक्टर में किस तरह की बिकवारी है देखिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज 4.5% टूटा है। डीएलएफ 2.5%, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस 2%। जो भी सवाल है आपके, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की, ताकि आपको एक दिशा मिल सके कि अभी आपको अपने शेयर में क्या करना चाहिए। ओबराय रियल्टी करीब 5% टूट गया है। ये देखिए पीएसयू सेक्टर का हाल, जहाँ के हम देख रहे हैं कि दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। अक्रॉस द बोर्ड जो है आज सेलिंग देखने को मिल रही है। आज के खास मेहमान को रूबरू कराते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस गिरते हुए बाजार में क्या किया जाए। 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप हलदर जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। आज जिस दिन आप जुड़े हुए हैं, लोगों को बहुत आवश्यकता है आपकी, आपके दिशा निर्देश की। कैसे देख रहे हैं सर? मतलब उम्मीद नहीं थी कि बाजार इस तरीके से बिहेव करेगा। इंटरनेशनल क्यूज पॉजिटिव थे, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बाजार में दबाव बढ़ता हुआ। और क्या ये गिरावट और ज्यादा गहराती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए सर, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि मार्केट मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट का अगर आप मैकडी देखेंगे, आरएसआई, जो भी अदर्स हम इंडिकेटर्स देखते हैं, सारे नेगेटिव ही है। इनफैक्ट मंथली, वीकली दोनों टाइम फ्रेम में नेगेटिव है। और मार्केट ही बोलने का ट्राई कर रहा है अभी भी टाइम लग सकता है, क्योंकि देखिए बजट में टैक्स कट हुआ, नो रिएक्शन। आरबीआई का रेट कट हुआ, नो रिएक्शन। दिल्ली में भी बीजेपी विन हुआ, नो रिएक्शन। सो जितने भी पॉजिटिव सेंटिमेंट हो सकता था, बाजार मान के चल रहे थे कि भाई नहीं, ये हो जाएगा तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, वो हो जाएगा तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन मार्केट कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसका एक इंटरप्रिटेशन क्लियर कट यही है कि बाजार नेक्स्ट कुछ महीना नेगेटिव हो सकता है। और मैंने सर लास्ट बहुत बार जितने भी हमारा शोज हुआ है, हमने एक ही बात बोला है कि अगर कुछ भी ऐसा सिचुएशन होता है तो मुझे लगता है कि 21,400 तक मार्केट जा सकता है, जो कि इलेक्शन डे का लो है। अगर कुछ मान लो कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ अनसर्टेन कुछ हो गया मार्केट में, तो इलेक्शन डे का जो लो है वहां पे एक बॉटम है, वहां पे एक वैल्यू जोन जो मुझे लगता है वहां तक मार्केट जा सकता है। लेकिन अभी हम चलेंगे लेवल टू लेवल पे। अभी 23,140 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 23,000 के आसपास एक छोटा मोटा सपोर्ट है। उसके बाद जो लास्ट 3 हफ्ते का ऑलमोस्ट सपोर्ट है, ऑलमोस्ट 22,800। अगर मार्केट 22,800 को ब्रेक करता है कभी भी, तो हमें 21,400 21,400 लेवल जा सकता है मार्केट, उतना नीचे। और मुझे लगता है कि ये जो सर अप डाउन चल रहा है, ये एक नेचुरल करेक्शन है। आप चाहे मुझे कोई कुछ भी लॉजिक दे दो, आप बजट बोल दो, रेट कार्ड बोल दो, इन्फ्लेशन बोल दो, मुझे लगता है कि सर लास्ट जो 6 से 7 साल से मार्केट नॉन स्टॉप रैली हो रहा है। अब देखेंगे 2015 के बाद कभी मार्केट ईयर टू ईयर बेसिस पे नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। बस बाकी एक ही साल 2016 में आई थिंक 4-5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिया था। उसके बाद नॉन स्टॉप मार्केट रैली हो रहा है। आफ्टर 2014 के बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट आया, उसके बाद से मार्केट नॉन स्टॉप रैली हो रहा है ईयर टू ईयर बेसिस पे। कोविड के टाइम पे भी हमने देखा
फरवरी मार्च मंथ पे कितना मार्केट नीचे आया, लेकिन एंड ऑफ द ईयर दिसंबर मंथ पे हमने देखा फिर से ईयर टू ईयर बेसिस पॉजिटिव क्लोजिंग था, उसके बाद से मार्केट नहीं नीचे गिरा। तो ऐसा सर कभी होता नहीं है, मार्केट का एक साइकिल है, एक होता है टाइम करेक्शन, एक होता है प्राइस करेक्शन। अभी सर मार्केट में चल रहा है प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन भी होना बाकी है। सो एज पर माई व्यू, माई ओपिनियन, मुझे लगता है कि सर अभी इन्वेस्टर्स को बहुत सतर्क रहना है और उनको और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना है। ऐसा बाइंग सेलिंग ज्यादा नहीं करना उनको और जितने लेवल्स मोर जो डाउन साइड लेवल्स है उसके लिए उनको वेट करना चाहिए, जाकि उनको एक अच्छे से वैल्यू इन्वेस्टिंग हो पाए और कमिंग फ्यूचर में बढ़िया रिटर्न आए उनको। मैं अभी सर मार्केट को देख रहा हूँ नेगेटिव ही, ऐसा सच कुछ पॉजिटिव सिग्नल नहीं है चार्ट में। चलिए, इस बीच आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये आप कह रहे हैं 23,000 तक का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है, और निश्चित रूप से बाजार में जिस तरीके से गिरावट बढ़ रही है, 1% से ज्यादा जो है वो निफ्टी अब टूट चुका है। करीब करीब 250 अंकों के आसपास की गिरावट, 23,115 का भी लो थोड़ी देर पहले देखने को मिला, 23,134 पे चल रहा है। तो क्या आज में ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, या अभी आपको लगता है कि थोड़ा समय लग सकता है, जो 23,000 का लेवल आपने बताया? सर 23,080 के आसपास, 50 के आसपास एक सपोर्ट है, अगर उसको तोड़ता है। मेजरली सपोर्ट आई भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पुट राइटिंग जो तरीके से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है आज, मेरे को लग रहा है कि एक बार 23,000 का लेवल भी तोड़ सकता है। मेनली सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, सपोर्ट है 22,800 के आसपास। तो यहाँ से भी सर ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के दूर है, और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को भी ऐसा ही सोचना चाहिए और अकॉर्डिंग उनको पोजीशन बनाना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आप 3-4 हफ्ता टाइम ले लो, और 22,800 इज सपोर्ट एज पर माय ओपिनियन। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और इसके अलावा जो है खासतौर से आज बातचीत करेंगे मिड कैप को लेकर के। मिड कैप में पैनिक ज्यादा है, वहां पर लोग ज्यादा परेशान हैं, और वहां पर सेलिंग जो है एक महीने के अंदर हम देख रहे हैं 3.5-4% से ज्यादा का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, और तमाम मिड कैप शेयर जिसपे कि लोगों की बड़ी पोजीशन है वो बहुत तेजी के साथ नीचे जा रहे हैं, और यही वजह है कि लोगों का पोर्टफोलियो इस समय जो है वो लाल निशान में ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक करके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न उठाते हैं, जो है हमारे एक दर्शक है तिलक नगर इंडस्ट्रीज के ऊपर, उन्होंने सवाल भेजा है। ट्रेंडिंग वीडियोस के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और कह रहे हैं कि सर तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे 364 पे लिया था, और उन्होंने कहा कि 7 फरवरी और 10 फरवरी को इसमें 20% का लोअर सर्किट लग गया, अभी बहुत ज्यादा टेंशन है, क्या कर सकते हैं? 1 साल के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ। 250 शेयर इनके पास है 364 के भाव पर। अभी जो भाव देखने को मिल रहा है तिलक नगर इंडस्ट्रीज का, वो है चल रहा है 275 के आसपास, और इन्होंने जो भाव खरीदा हुआ है वो चल रहा है 364 के आसपास। तो अभी सर क्या करना चाहिए? 1 साल का नजरिया है, 364 पे लिया, 275 के आसपास का भाव, आज भी 6% नीचे है तिलक नगर इंडस्ट्रीज। क्या होल्ड करें या लॉस बुक करें? हाँ सर, उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 265 के आसपास। और लास्ट अगर हम 3 साल देखेंगे, कंपनी का जो प्रोमोटर है उनका प्रोमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज हुआ है इस पर्टिकुलर काउंटर पे, और मुझे लगता है 265 में एक सपोर्ट है। अगर 265 के नीचे क्लोजिंग होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा अपना 230 के आसपास। तो आप देखिए, अगर आपको लगता है कि 265 आपके लिए स्टॉप लॉस हो सकता है तो आप रखिए, नहीं तो एग्जिट करना बेटर रहेगा। और क्योंकि सर कंपनी भी ज्यादा मार्केट कैप नहीं है, ओनली फॉर 5,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो ज्यादा लिक्विडिटी इसमें नहीं है। और इस बीच जो टॉप से जो नीचे आया ऑलमोस्ट 461-460 के आसपास टॉप बनाया था, तो उससे अभी नीचे आ रहा है। मेरे को लगता है एक बार उनको 265 के स्टॉप लॉस के साथ इस पर्टिकुलर काउंटर को होल्ड करना चाहिए। 265 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। सर मेरा जो सवाल अगला है, सवाल तो जो हमारे पास दर्शक भेज रहे हैं वो भी हम सवाल लगातार उठा ही रहे हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में क्या करें? बहुत बड़ी पोजीशन थी, लगातार शेयर डबल हो रहे थे, और जब नीचे भी आने शुरू हुए तो लोगों ने निकले नहीं कि हो सकता है रिकवरी आए। इस उम्मीद में अब लोगों के पोर्टफोलियो 50% तक डाउन हो चुके हैं। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो अपने हाई से जो है 50-60% तक करेक्ट हो चुके हैं। क्या करें? वहां पर पोजीशन हल्की करें, बने रहें, क्योंकि ये जो सेलिंग है मिड कैप की वो लोगों को काफी दर्द दे रही है। सर अब निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखेंगे, जो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स है अभी 14,150-60 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ना यहाँ से भी 1000 पॉइंट नीचे आ सकता है, जो कि लो है, डे लो है अपना, इलेक्शन डे का जो लो है। और मुझे लगता है शॉर्ट टाइम में बहुत सेलिंग हो गया है, तो उनको पेशेंस रखना है। और एंट्री अभी इसलिए नहीं लेना है फ्रेश कोई भी काउंटर में, क्योंकि
मार्केट अभी भी मेरे को लगता है कि ओवरबॉट सिचुएशन में है। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स किसी के पास अच्छा फंडामेंटल कंपनी है, अगर उनका एक नजरिया है नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का, आप होल्डिंग कर सकते हो, रख सकते हो, लेकिन आपको चलना है ये आपके रिस्क कैपेसिटी के ऊपर। मैं तो सर यहाँ से कमेंट कर दूंगा, बोल दूंगा कि आप एग्जिट कर जाइए, लेकिन फिर भी आपको देखना है कि आपने जो स्टॉक लिया है वो आपके लिए ठीक है कि नहीं है। मुझे लगता है कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है अभी भी नीचे आने का चांसेस है, और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है आप देखेंगे अभी ऑलमोस्ट 7,718 के आसपास चल रहा है। आज तो 0.4% डाउन है, मतलब बहुत नीचे आ गया है। और मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर भी सर 500 to 600 पॉइंट करेक्शन हो सकता है, लेकिन वो कल होगा परसों होगा ये सर मैं नहीं बोल सकता। हो सकता है कि नेक्स्ट 2-3 हफ्ते में हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका एक व्यू है लॉन्ग टर्म 1.5 से 2 साल, आप जरूर होल्ड कीजिए। और अभी एक मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन है, और आपका पेशेंस भी मार्केट टेस्ट कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अच्छे फंडामेंटल और टेक्निकल के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन इस समय लोग की टिप्पणियां जो आ रही हैं वो काफी ज्यादा लोग परेशान है। कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, विपुल सर सपोर्ट पे सपोर्ट टूट रहे हैं। आ, अब कोई बड़ा सपोर्ट है क्या? वो सपोर्ट के लेवल तो अभी बताया आपको कि 23,000 फिलहाल के लिए एक छोटा मोटा सपोर्ट है। वो अगर टूटता है तो आपको जो है जिस दिन बाजार में जो इलेक्शन के रिजल्ट थे वो लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए तो क्या ही कहा जाए। आगे भी आपके प्रश्नों का उत्तर हम लेते रहेंगे ताकि जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी अपडेट यहाँ पर मिलता रहे। सर, अगला सवाल जो लेते हैं हमारे दर्शक का, और कह रहे हैं मार्केट इज नाउ मेकिंग अस क्राई हार्ड। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं रोना आ रहा है इनको, और बिल्कुल रुला रहा है बाजार। जब आपका पोर्टफोलियो इतनी तेजी से नीचे जाता है तो निश्चित रूप से जो है ज्यादातर सुन लोगों के सवाल मिड कैप पर ही हैं। सर, सीएससी के ऊपर सवाल भेजा है हमें सोहेल गायन जी ने, पश्चिम बंगाल से हैं। सीएससी के ऊपर जो है इनकी 167 के आसपास इन्होंने एवरेजिंग की है। लॉन्ग टर्म का नजरिया बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का नजरिया इनका है अभी जो है 129 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनकी खरीद जो है वो 167 की है। 35-36 रुपए पर शेयर का नुकसान यहाँ पर। क्या सलाह रहेगी आपकी सीएससी को लेकर के? सर, इस साल में ना ऑलरेडी बहुत रैली हो गया था, तो टॉप से इसीलिए नीचे आ रहा है, और मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसीलिए आज हम देखेंगे कि 3.5% के साथ नीचे आ रहा है। और एक जो सपोर्ट मेरे को लग रहा है कि 117 के आसपास, 118 के आसपास एक सपोर्ट है, जो कि उनको एक बार स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया है, 17,000 करोड़ के आसपास अपना मार्केट कैप है, और पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट का इंडस्ट्री का जो पी है 35 है, पर्टिकुलर स्टॉक का पी है ऑलमोस्ट 12 के आसपास। सो टेक्निकली अगर और फंडामेंटली मैं देखूं तो बहुत लोअर वैल्यूएशन पे ही भी है, मार्केट नीचे आ रहा है इसलिए नीचे आ रहा है। আমি বলবো আপনি একবার ওয়েট করুন, একবার অপেক্ষা করে যান। ठीक सर। चलिए, इस बीच सिद्धू जी जानना चाह रहे हैं सर कि टाटा स्टील इन्होंने ले रखे हैं, टाटा स्टील और एनटीपीसी पे व्यू जानना चाह रहे हैं। टाटा स्टील इन्होंने 129 पे ले रखा है। ये जो सेंटिमेंट खराब हुआ है, जो है टैरिफ वॉर को लेकर के चल रहा है, टैरिफ पे जो है एल्युमिनियम और स्टील पर जो 25% टैरिफ लगाया गया, उसके बाद हमने कल बड़ी गिरावट देखी मेटल पैक में। आज सुबह रिकवरी थी, लेकिन अब जो है सभी अक्रॉस द बोर्ड जितने मेटल पैक हैं, चाहे वो एल्युमिनियम हो स्टील हो, सब में दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा स्टील 0.2% नीचे 131-32 का लेवल है, और इनकी जो खरीद का भाव है वो 129 का है। मुझे लगता है काफी पहले या तो लिए हो या कल परसों में लिए हो। कल परसों में तो नहीं होगा क्योंकि दबाव कल भी टूटा, आज भी टूटा। और दूसरा एनटीपीसी 362 पे लिए हुए हैं। क्या करना चाहिए सर? टाटा स्टील 129 पे लेकर के बैठे मुझे हुए लगता है हैं। उनका बाइंग जोन बहुत ही अच्छा है, 130 के आसपास अभी चल रहा है। 125 में उनका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जो 200 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वो 125 के आसपास है। और टाटा स्टील नो डाउट इज अ वेरी गुड कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी। लास्ट क्वार्टर में अपना प्रॉफिट किया था 2,250 करोड़ के आसपास। तो आप एक बार होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 125, शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस। और एनटीपीसी का अगर हम चार्ट देखते हैं सर, एनटीपीसी मुझे लगता है एक जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेना चाहिए था ऑलमोस्ट 290 के आसपास, वहां से अभी बाउंस हुआ है। आज सर नीचे आया है, 1.5% के आसपास डाउन हुआ है। मुझे लगता है 290 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप होल्ड कीजिए पर्टिकुलर सेगमेंट को विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 290। 3.5% से ज्यादा टूट चुका है निफ्टी मिड कैप 100। जी हाँ, बड़ी गिरावट, 1800 अंक नीचे निफ्टी मिड कैप 100 जो है इस समय तेज गिरावट मिड कैप शेयरों में देखने को मिल रही है। रुपया दिन के उच्चतम स्तर पर, बाजार दिन के निचले स्तर पर। इस समय अगर हम देखें तो 23,100
जी हाँ, ये लेवल भी निफ्टी ने तोड़ दिया है। हम कोशिश करते हैं कुछ एक और बड़े और भी जो है कुछ एक फोरर जो है बातचीत करते हैं ताकि और अलग अलग एक्सपर्ट्स का व्यू निकल के आपको मिल सके। सर, काफी तेजी के साथ सेलिंग बढ़ी है। 23-29 के आसपास के सपोर्ट की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच चुका है। 23,029 का लो बनाया है निफ्टी ने। 23,032 पर ट्रेड करता हुआ 350 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी में। 1.5% नीचे इस समय निफ्टी इंडेक्स। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? 150 अंकों, 1.5% के आसपास की गिरावट निफ्टी के अंदर, बड़ी गिरावट इस समय बाजार में। 3.5% निफ्टी मिड कैप टूटा हुआ है। कैसे देख रहे हैं इस पैनिक सेलिंग को? विपुल जी, मुझे लगता है जो अभी हमने जो बात किया कि 23,100 में मैंने आपको बताया कि कोई भी सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, और 23,050 में भी कोई सपोर्ट मुझे नहीं लगता, और 23,000 में भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि एक बार बाउंस बैक मिल जाए दिन का दौरान, लेकिन फिर भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट सर 22,800 पे ही है, और आपको देखना है 22,800 का लेवल। और आप एज ए इन्वेस्टर, आपको तो अभी मार्केट नीचे है तो यही एक ही चीज आप कर सकते हो, वो है पेशेंस। तो जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अच्छा है और फंडामेंटली स्ट्रांग है, आप होल्ड कीजिए। जो स्टॉक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप निकल जाइए, मेरा सलाह यही रहेगा। और मुझे लगता है कि एक बार ना मार्केट सर और भी पैनिक सिचुएशन हो सकता है, आज नहीं, मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम में सर नेगेटिव हूं, लेकिन आज जो पैनिक सेलिंग आ रहा है, मुझे लगता है कि इस पैनिक सेलिंग में आपको स्टॉक सिलेक्ट करके रखना चाहिए, बट एंट्री नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एंट्री का भी टाइम आपको मिलेंगे, वो बाद में, अभी नहीं। एंट्री का टाइम मिलेगा लेकिन अभी नहीं, बाद में। लेकिन अभी जो सेलिंग देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। 300 अंकों की गिरावट इस समय अब निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। 23,081 का लेवल देखने को मिल रहा है। 23,022 का लेवल जो है अब से थोड़ी देर पहले जो है देखने को मिल रहा था। इंट्राडे लो आज का 2500 शेयर के आसपास अब ऐसे हैं जो गिर के कामकाज कर रहे हैं, और महज 247 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है इस समय। आशर मोटर 6.25%, अपोलो हॉस्पिटल 6.25%, श्रीराम फाइनेंस 4.5%, बीईएल 3.25%, पावर ग्रिड 3%। ये हैं वो जो कि निफ्टी के लूजर्स हैं। मिड कैप लूजर्स आपके सामने हैं। अपोलो हॉस्पिटल 6.25%, वरुण बिवरेज 6.5%, ग्लेनमार्क फार्मा 5.5% नीचे इस समय, ल्यूपिन 5.5%, वोल्टास 5.5%, बहुत गोदरेज प्रॉपर्टीज 5%। एक क्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिल रही है। कोई भी सेक्टर अछूता नहीं है आज की इस गिरावट में, जहां पर हम देखें कि यहां पर जो है वो सेक्टर के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। सभी के अंदर लगातार तेज गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है, और बहुत तेजी के साथ लोगों के सवाल भी हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं। लोगों का नुकसान काफी तेजी से बढ़ता हुआ। इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं, गेल के ऊपर जानना चाह रहे हैं, सुराजीत मुखर्जी। गेल के उन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं, उस पर जो है हम टिप्पणी जानना चाहेंगे। सर, गेल पे आपका व्यू क्या होगा सर इस समय? गेल पे मुझे लगता है कि सर जो एक सपोर्ट था रिसेंटली ये ब्रेक हो चुका है, और मुझे लगता है एक बार और भी नीचे आने का चांसेस है। 145 148 का जो लेवल है, एक बार टेस्ट हो सकता है उस जोन पे। तो मुझे लगता है आपको एक बार होल्ड करना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक है, लेकिन जो ऑयल सेक्टर है, सभी गेल और बीपीसीएल, कुछ कोई भी आप काउंटर ले लो, सब नीचे आ रहा है अभी। तो मुझे लगता है एक बार आपको वेट करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 135, और 130 135 इज ए जोन, वैल्यू जोन। आप एवरेजिंग भी कर सकते हो अगर यहाँ से 20 रुपीज नीचे आता है तो। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए अरुण केजरीवाल जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पैनिक सेलिंग बाजार के अंदर एक तरीके से जो है हम देख रहे हैं, खून खराबा जिसे कहते हैं ना, लाल निशान हर तरफ दिखाई दे रहा है। बड़ी गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स जो है करीब 3.5% से ज्यादा टूट चुका है। निफ्टी के अंदर 1% से ज्यादा की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। कल हम लोग इस पर बातचीत कर रहे थे कि बाजार के अंदर अभी फिलहाल के लिए आगे कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा। कैसे देख रहे हैं आज की इस बड़ी गिरावट को? विपुल जी, मिड कैप स्मॉल कैप में आज के गिरावट के बाद में भी घबराहट जारी है और जारी रहेगी। तकलीफ ये है कि छोटे निवेशक प्रॉफिट में ही बेचता है, अगर बेचता है तो लॉस में कभी वो बुक करने को तैयार नहीं है। जो वैल्यूएशन की कंसर्न आ रही है निफ्टी की कंपैरिजन में मिड कैप की और स्मॉल कैप की, उसमें इतना बड़ा गैप हो गया है कि जब तक ये गैप कम नहीं होगा, भरेगा नहीं, ये सेलिंग बंद नहीं हो सकती। और क्योंकि अब छोटे निवेशकों के पास में
इसकी हिस्सेदारी जारी है। इस टाइप का जो आप ब्लड बाथ देख रहे हो सकता है एक दो बार और देखने को मिले बाजार में, ये बाजार संभले उसके पहले। एक दो बार और क्या सर, कहाँ सपोर्ट, क्या जो हमने जो जिस समय चुनाव के जो नतीजे थे, अभी प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे थे कि जो चुनाव के नतीजों के समय लेवल्स देखने को मिले थे, शायद अब बाजार उस दिशा की ओर जाता दिखाई दे। आपको भी लग रहा है कि बाजार के अंदर इस तरह की सेलिंग आती हुई दिखाई देगी अभी आने वाले दिनों में? सर वहां से तो बाजार गिर चुके हैं। चुनाव के समय जो बाजार थे उसके बाद के जो लेवल है मिड कैप स्मॉल कैप उससे बहुत ऊंचे हैं आज भी। बहुत उसमें सब जगह है कंपैरिजन टू मिड बेंचमार्क इंडिसेस। निफ्टी सेंसेक्स अलग लेवल पर है, मिड कैप स्मॉल कैप अलग लेवल पर चल रहे हैं। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट आप देखोगे जो मेन बोर्ड और एसएमई के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन लेवल है, जो उनकी लिस्टिंग गेन मिलती है, वो सब पे आप इसका इम्पैक्ट देखोगे। क्योंकि पैसे की जो लिक्विडिटी थी जो पहले सब सब्सक्रिप्शन को ड्राइव करती थी, अब उसमें फ्लो बंद हो चुका है। अभी क्या करें सर, जहां पे लॉस हो रहा है काफी बुरी तरीके से, लोगों के पोर्टफोलियो बहुत सारे शेयर ऐसे 50-60% तक टूट गए हैं। क्या करें, लॉस बुक करें, वेट करें कि साल भर बाद कुछ ठीक हो जाएगा? अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी कुछ कठिन शब्द बोलूं तो आपकी इजाजत हो तो? बिल्कुल सर, आज का दिन ऐसा है, बिल्कुल आप बोलिए। तो पहला तो उपाय ये है 3-4 दिन बाजार को देखो मत। दूसरा, जब भी आपको लगे कि अब मैं कुछ लॉस बुक करने को तैयार हूं, पोर्टफोलियो में बड़े कदम उठाने को तैयार हूं, तो जिस आइटम में आपको लगता है कि ये काउंटर अभी भी खराब है, वैल्यूएशन महंगा है, उसमें से 2-4 आइटम बेचिए और वो पैसे को जुटा कर रखिए, जिससे कि हो सकता है वही शेयर 20-25% नीचे आप लें या और कोई शेयर लें जब आपको लगे बाजार अटक चुका है। और तीसरी बात, जी खुद की बड़ाई नहीं करूंगा, बट जब दिग्गज लोग आकर आपको बोलते हैं प्रॉफिट बुक कीजिए या स्टॉप लॉस बिना रखे इन्वेस्ट न करें, उसे फॉलो कीजिए। बिल्कुल फॉलो करें, एक्सपर्ट को फॉलो करें, खुद एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो निश्चित रूप से सलाह यही है कि जहां जहां मौका मिले आपको, वहां पे अगर खराब शेयर है, वैल्यूएशन हाई है, एग्जिट कीजिए। यहाँ पर अब इंतजार मत कीजिए, वरना आपका जो इस समय जो दर्द है वो लंबे समय तक के लिए बना रह सकता है। इसके अलावा अपने मन से शेयर खरीद करके बिना स्टॉप लॉस के मत खरीदिए, मत ट्रेड कीजिए। अभी वो वक्त चला गया कि आप कुछ भी खरीदें, किसी के कहने या ना कहने पे खरीदें, आपके शेयर चल रहे थे। अब कोई भी चूक, कोई भी खराब नतीजे, कोई भी नेगेटिव बात, वो बाजार उसे बुरी तरह पनिश कर रहा है। रिजल्ट्स पे हमने देखा, जहां जहां रिजल्ट्स थोड़े से भी खराब हुए, बड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्रदीप हल्दर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस बीच हमारे साथ गौरांग शाह भी जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बाजार के अंदर जो ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं इसे? 1% से ज्यादा की गिरावट। आज उम्मीद लग रही थी शायद इंटरनेशनल क्यूज को लेकर के थोड़ी बहुत रिकवरी आए, लेकिन मिड कैप में जो पैनिक है उसके पीछे क्या सिर्फ एक वैल्यूएशन वजह है या और भी कोई कारण देखने को मिल रहा है? आप देख रहे हैं 3.5% नीचे मिड कैप, 3.5% से ज्यादा की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में। धन्यवाद विपुल जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। वो मिड कैप से ज्यादा स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में मेरे ख्याल से मार ज्यादा पड़ रही है, और इसका कारण ये है कि जो नतीजे आए थे तीसरी तिमाही के और जो आ रहे हैं अभी भी कुछ कंपनियों के बाकी, वहां पर रुझान जो है वो थोड़ा बहुत नकारात्मक मिड कैप और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप को लेकर के उभर करके आ रहा है। दूसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से लगातार बिकवाली, सिर्फ इस साल जनवरी से लेकर के अगर आप कल तक की बात करें तो करीबन 97,500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों ने की है। पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर तक भी भारी बिकवाली की थी, जिसका आंकड़ा आपको और हमको सबको पता है। और टैरिफ्स को लेकर के एक जो बातें कल आई थी वो वास्तविकता में परिवर्तन हो रही है। अमेरिका की तरफ से स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट के ऊपर 25% तक की टैरिफ पूर्ण रूप से लगाने की आज सुबह बात आई है, जिसके कारण थोड़ा बहुत माहौल और खराब हो रहा है। मैं इस वक्त
इस समय पर यही इतना ही कहूंगा कि किसी भी तरह की बॉटम फिशिंग या वैल्यू बाइंग खास करके स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में नहीं करनी चाहिए। मिड कैप में क्षेत्र के आधार पर जैसे बैंकिंग स्टॉक है, मिड कैप आईटी है, मिड कैप एफएमसीजी स्टॉक है, ऑटो स्टॉक्स है, वहां पर आप शायद सीमेंट स्टॉक्स है, वहां पर थोड़ा बहुत आप ध्यान दे सकते हैं। और कंपनी का चयन करने से पहले थोड़ा अध्ययन कर ले, थोड़ा अभ्यास कर ले, और उसके पश्चात मेरे ख्याल से अगर आप निर्णय बनाते हैं तब जा करके निवेश करें। ये मार्केट अगर 23,000 के नीचे आज निर्णायक तरीके से चला जाता है, निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ विपुल जी, तो शायद दूसरा पड़ाव 22,800 का देखना अनिवार्य होगा। अगर उससे नीचे भी फिसलता है तो फिर हमें तैयारी रखनी चाहिए थोड़ा बहुत और निचला स्तर देखने के लिए बाजार। वो निवेशक जिनके पास जिनका पोर्टफोलियो 30%, 40%, 45% जो है डाउन है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या बिल्कुल आंख बंद करके अभी बाजार को भूल जाएं, कम से कम 6-8 महीने अपने पोर्टफोलियो को ना देखें क्या? क्योंकि अब गलती तो हो गई है, पोर्टफोलियो में जो शेयर पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं, समय रहते बेचे नहीं गए, अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए, मैं निरंतर एक बात बिल्कुल कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से द्वारा, और निरंतर जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ विपुल जी, कि जैसे निवेश करना एक कला होती है, मुनाफा समेटना भी एक कला होती है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, लोगों के मन में लालच, थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत और, वो थोड़ा बहुत और में जो मुनाफा मिल रहा है वो तो चला जाता है, और फिर जो आपकी पूंजी है वो नुकसान में परिवर्तन हो जाती है। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं, इससे थोड़ा बहुत समझना चाहिए। निवेशक है, चिंता मत करिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, थोड़े समय बाद बाजार में परिवर्तन आने की संभावना लग रही है। क्या दिग्गज शेयरों में, मिड कैप स्मॉल कैप की बात आपने बताई कि वहां पर कोई बॉटम फिशिंग, कोई जो है ऐसी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, दिग्गज शेयरों में क्या ऐसी कोशिश करनी चाहिए, या वहां पर भी एक बार बाजार को स्थिर हो जाने दे, एक बार ये सेलिंग जो है रुकने का मौका दें उसे, उसके बाद से कोई रणनीति हो अपनानी चाहिए? पूरी ताकत लगा करके तो निवेश मत कीजिए, किस्तों में कीजिए, धीरे धीरे करके 10, 15, 20% जो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है, और दिग्गजों को महत्व देना चाहिए। ठीक सर। चलते चलते सर, अभी जो हमारे तमाम दर्शक आपसे प्रेरणा लेने के लिए इस समय देख रहे हैं कार्यक्रम, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो काफी डाउन है, कोई उम्मीद कब एफआईज की सेलिंग रुकेगी? कोई उम्मीद कब कौन से वो ट्रिगर होंगे जहां से बाजार को एक पॉजिटिव दिशा दिखाई देगी? या अभी आपको आने वाले कुछ समय जो है, कम से कम एक क्वार्टर बाजार में ये असमंजस की स्थिति बरकरार दिखाई दे रही है? देखिए, पहले तो मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ विदेशी संस्थागत निवेशकों को, क्योंकि यही है जो हमें निवेश के लिए अच्छी कंपनियां वाजिब ब्याज में दे के जाते हैं। तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं है विदेशी संस्थागत निवेशकों को। अगर ये बेचते हैं, हमें नीचे के स्तर में अच्छे मूल्यांकन में निवेश करने का मौका मिलता है, अच्छी अच्छी कंपनियों में। हमें लग रहा है कि जो भी परिवर्तन आना होगा, शायद आने 1 या 2 महीने पश्चात, खास करके 13 तारीख को मुलाकात है, माननीय प्रधानमंत्री जी की बैठक है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। उधर से क्या उभर करके आता है, अगर कुछ सकारात्मक संदेश आए तो थोड़ा बहुत बाजार संभल सकता है। लेकिन ये दबाव जो है, खास करके इंडिया विक्स, वो भी निरंतर ऊपर जारी है, जिसके कारण उठापटक बढ़ रही है। कुछ समय तक बिकवाली हावी हो सकती है बाजार में। शुक्रिया, थैंक यू सर आपका, ऐसे मौके पर हमारे लिए समय निकालने के लिए। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण आपके लिए भी है, और जिस तरह की सेलिंग इस समय बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। प्रदीप हलदर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, मैंने जो है, जब गौरांग जी जुड़े उससे पहले गेल को लेकर के हमारे पास आज बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। गेल पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, दर्शक आपसे समझना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए। गेल में सर वही मैंने जो बोला कि 130, 132 के आसपास एक सपोर्ट है, मुझे लगता है कि वहां तक आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी एकदम बढ़िया है, आप होल्ड करके जाइए। लेकिन अगर आपका बहुत ऊपर पे बाइंग है, आप नीचे आ रहा है, तो एक बार आप यहाँ से अगर 15 to 20 रुपीज नीचे आता है, आप एक बार एवरेजिंग भी कर सकते हो। एवरेजिंग कर सकते हैं गेल के अंदर। इस बीच शादाब आलम का सवाल लेते हैं, और बड़ी संख्या में लोगों के सवाल आ रहे हैं। आप लोग सवाल अपने भेजते रहिए, कोशिश करते हैं जितने सवाल हम समेट पाएंगे इस कार्यक्रम में अवश्य उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। शादाब साहब जियो फाइनेंस के ऊपर जानना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जियो फाइनेंस के 100 शेयर हैं, 329 के ऊपर इन्होंने लिए हुए हैं। जियो फाइनेंस एक और ऐसी कंपनी जहां पर की बड़ी पोजीशन है लोगों की, और खासतौर से जब ये आईपीओ आया था और ये डिमर्ज हुआ था, उस समय से काफी चर्चा में रहा है। 236 के आसपास चल रहा है, 2.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इनकी खरीद 329 की है। तो 100 रुपए के आसपास का नुकसान इनको पर शेयर यहाँ पर जियो फाइनेंस में हो रहा है, जियो फाइनेंशियल में। आपकी टिप्पणी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आईपीओ आया था उसके बाद थोड़ा 2 से 3 दिन कंसल्टेशन के बाद ही हमने देखा कि बहुत बड़ा एक रैली आया,
और स्टॉक ने ऑलमोस्ट 400 के आसपास हाई लगाया था। तो उसके बाद अपना फिक्स एक स्टॉप लॉस उनको लगाना चाहिए था 320 325 के आसपास, लेकिन समाउ उन्होंने नहीं किया तो अभी नीचे आ गया। तो मुझे लगता है जो चार्ट में फॉल हुआ है, ब्रेकडाउन आ गया है, तो इसका अभी इमीडिएटली एक सपोर्ट है शॉर्ट टर्म में, वो है 220 के आसपास। अगर 220 का भी नीचे आता है कभी भी, उसके नीचे आपको नहीं रहना है, क्योंकि हम बात करेंगे सर एज पर द टेक्निकल चार्ट, क्योंकि भाव भगवान से बात में बोला जाता है ऐसा। तो अभी 236 230 जो 7 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है एक बार आप इसमें वेट कर जाइए। आप एवरेज बिल्कुल मत कीजिएगा, आप होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 220। ठीक है सर, तो ये सलाह आपके लिए जियो फाइनेंशियल को लेकर के निकल के आती हुई। सुमित साहू जी कह रहे हैं, विपुल जी जिस तरह महाकुंभ में आस्था की डुबकियां रिकॉर्ड बना रही हैं, उसी तरह मार्केट में दिग्गज शेयर भी रिकॉर्ड डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जानने चाह रहे हैं कि आईसीआईसीआई और कोल इंडिया में अभी क्या करें। सर बात तो सही है, दिग्गज हो या मिड कैप, ये बात सही है। गहरी डुबकी जो है वो छोटे मझोले शेयर लगा रहे हैं, लेकिन जो मिड लार्ज कैप है उनमें भी गिरावट तो है ही है। आईसीआईसीआई बैंक और कोल इंडिया पे राय जानना चाह रहे हैं सर आपकी, क्या करना चाहिए? पहले आईसीआईसीआई बैंक पे राय जानना चाहेंगे आपकी। सर आईसीआईसीआई बैंक मुझे चार्ट में अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि आज जो 0.1% के आसपास डाउन हुआ है, एक वैल्यू बाइंग यहाँ पे हो सकता है, फिलहाल अभी नहीं। यहाँ से और अगर हमको 40 से 50 रुपीज का डाउनफॉल मिलता है तो आप और लीजिए आईसीआईसीआई बैंक को। चार्ट में अच्छा है, सस्टेनेबल कंपनी है, लॉन्ग टर्म चार्ट में भी बढ़िया है, सो आप होल्ड कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक को लेके कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो कोल इंडिया को लेके टेंशन है वो है सर, एक सपोर्ट था अभी 365 के आसपास, जो कि आज टूट गया है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है 320 एंड 315, 315 से लेके 320 के आसपास है। अगर आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि चार्ट में वीकली चार्ट बहुत ही खराब हो चुका है और लगातार 7 से 8 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि कोल इंडिया नीचे आ रहा है। सपोर्ट है 320 के आसपास। अभी तो सर फिलहाल चार्ट में कोई सपोर्ट नहीं है, और रिसेंटली आज ही एक सपोर्ट टूटा है, तो अगर आप निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो बाइंग भी आप अगर आप करना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर काउंटर को आप 300 से लेके 315 इस कभी भी इस जोन में मिले तब जाके आप बाई कर सकते हो। लेकिन फिलहाल इस टाइम पे मैं बोलूंगा एक स्टॉप लॉस आपके साथ निकल जाइए। कोल इंडिया से ये सलाह है। 1.5% के आसपास की अब गिरावट हो गई है निफ्टी के अंदर। 23,022 का लो बना है अब से थोड़ी देर पहले, 2352 अभी लेवल देखने को मिल रहा है। 329 अंकों की गिरावट निफ्टी के अंदर, और 2500 से ज्यादा शेयर, 2546 शेयर ऐसे हैं जो कि इस समय गिरावट के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, राजस्थान से है। नीतीश जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं सर? आवाज में प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अरे थैंक यू नीतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पोर्टफोलियो की स्थिति तो काफी डावाडोल हो गई है सर आपकी। जी बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर, जो स्थिति देखने को मिल रही है और जिस तरीके का दबाव इस समय बाजार में देखने को मिल रहा है, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं नीतीश जी? जी सर, मेरे पास पंजाब एंड सिंध बैंक के 100 शेयर हैं 53 के अराउंड। किस रेट पे सर? तो मैं 53 पे आपने लिया हुआ है, और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? होल्ड तो कर सकता हूं, पर अगर इसमें फायदा हो तो होल्ड करूं, नहीं फिर मैं कहीं और शिफ्ट करूं। अभी तो सर जैसा बाजार है, आप कहीं भी जाएंगे तो थोड़ी बहुत गिरावट तो देखने का माहौल बना हुआ है। लेकिन हाँ, पीएसयू बैंकों में निश्चित रूप से एक दबाव लंबे समय से रहा। जब बाजार में रिकवरी भी आती है तो भी पीएसयू बैंक में, खासतौर से मिड कैप पीएसयू बैंक में रिकवरी स्लो होती है, और यहाँ पर जो है एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 3.5-4% नीचे। सर 10 रुपए के आसपास का नुकसान है। जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा भी या नहीं, क्या मुझे शिफ्ट होना चाहिए? मिड कैप बैंकिंग पे आपका व्यू, खासतौर से पीएसयूज पे, और इनका प्रश्न पंजाब एंड सिंध बैंक पे। सर मिड कैप बैंक मुझे लगता है कि अभी बहुत ही लोअर वैल्यूएशन में आ गया है, और अभी जो अगर हम पीबी देखेंगे बहुत नीचे आ गया है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे हमको यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और पंजाब एंड सिंध बैंक की अगर मैं स्पेशली बात करूंगा, यहाँ पे सर अभी 3.5% के आसपास अभी आज नीचे आया है। मुझे लगता है चार्ट में एक सपोर्ट है, वो है 40 के आसपास। अगर कभी भी 40 आता है और अगर उससे नीचे ब्रेक होता है तो इस काउंटर पे आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। फिलहाल आप इस काउंटर पे अभी होल्ड कर जाइए आज 1-2 दिन के लिए। अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है।
और पर्टिकुलर इस काउंटर का सर मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है, लेकिन जो एनपीए है बहुत ही इंक्रीज हुआ है, लोन भी है बहुत। सो इसीलिए मुझे फंडामेंटली ज्यादा मैं सुइटेबल नहीं हूं इस पर्टिकुलर बैंक के साथ, क्योंकि एनपीए अगर डिक्रीज होता है तो अच्छा होता है, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस आपका एनपीए बढ़ रहा है और वहां पे तो खराब ही है कंपनी के लिए। और कंपनी का अगर आप रिटर्न और इक्विटी भी देखेंगे बहुत ही लो है, लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट डिक्रीज हुआ है 7.17% के साथ। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ भी है वो भी लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट 3.25% के आसपास नेगेटिव हुआ है। और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता इस काउंटर में फंडामेंटली कोई बेट बनता है नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए, लेकिन टेक्निकल चार्ट में 40 के आसपास सपोर्ट है, आपको होल्ड करना चाहिए विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 40। ठीक सर, इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं जो कि हमारे साथ इन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है। और सुल्तान अली साहब कह रहे हैं इरकॉन के ऊपर उनका रेलवे एक और ऐसा सेक्टर जहां पर की लोगों की पोजीशन काफी फंसी हुई है, और आज की सेलिंग में इरकॉन के ऊपर जानना चाह रहे हैं सुल्तान अली साहब। आज इसके रिजल्ट्स भी हैं सुल्तान अली साहब, तो प्लीज इस पर नजर रखिएगा, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद हो सकता है कि किसी भी तरफ जाता हुआ अगर नतीजे अच्छे नहीं लगे इस सेलिंग में, अगर आ गया खराब नतीजों के साथ ये शेयर, तो हो सकता है दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे। 182 के आसपास चल रहा है और इनकी खरीद जो है 270 की है, तो करीब करीब इनको भी 90 रुपया पर शेयर का नुकसान हो रहा है। 400 शेयर है इनके पास। सर सुल्तान अली जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सर मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट बोलने के लिए पहले मैं एक चीज, आई थिंक आपको याद भी है, जब हम बजट के दिन शो कर रहे थे उस टाइम पे मैंने बोला कि सर उसी दिन जब जी अपना टीटा का रेल हो गया, आरबीएनएल हो गया, उस टाइम पे बहुत ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि टीटा का रेल में भी 1080 के आसपास चल रहा है, 1050 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए। जिन्होंने भी स्टॉप लॉस मेंटेन किया थैंक यू सो मच आपको। और अभी टीटा का रेल चल रहा है 835, कितना नीचे आ गया। और लास्ट दिन भी सर जब अपने रेल काउंटर को पूछा था मैंने बताया था कि सर पर्टिकुलर इस सेगमेंट को लेके मुझे लगता है कि और भी 12 से 15% नीचे आ सकता है। और आज ही हमने देखा है कि 5.5%, 6%, 7% नीचे आ रहा है। और सर जो उनका काउंटर है इरकॉन, मुझे लगता है कि आज भी जो एक सपोर्ट है, ऑलमोस्ट सपोर्ट था 180 के आसपास, जो कि मेक और ब्रेक लेवल पे अभी ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है 180 अगर तोड़ेगा, नेक्स्ट सपोर्ट सर 155, 156 के आसपास है। आप अगर नेक्स्ट 2 से 3 साल का व्यू है तो आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे रह सकते हो। मेरे को लगता है कि सर और भी यहाँ से 7 से 10% डाउनफॉल हो सकता है ओवरऑल रेलवे काउंटर। और इरकॉन के लिए लेवल रहेगा 155, 156। चलिए सीधे चलते हैं बनारस, और बनारस से हमारे साथ विवेक सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। विवेक जी को नमस्कार। हर हर महादेव विपुल सर। हर हर महादेव। विवेक जी कैसे हैं? और इस समय तो जैसी बाजार की दिशा है सर, मतलब भगवान भरोसे ही है सब कुछ। पोर्टफोलियो तो पूरी तरीके से लाल है और पैनिक वाली स्थिति भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी चैनल के माध्यम से तो आपसे बहुत दिन से जुड़े हैं, लेकिन आज बात करने का मौका पहली बार मिल रहा है, तो मन प्रसन्न है। मारे सर आपसे बात करके हमारा ही मन प्रसन्न हो गया। तो आपके प्रश्न का उत्तर दें उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इलाहाबाद अयोध्या में तो काफी ज्यादा भीड़ है, वाराणसी की क्या स्थिति है? बहुत सुनने में आ रहा है बहुत लोग जो है सामान के लिए लेने के लिए भी नहीं निकल रहे हैं लोग। सर बहुत ज्यादा रश है यहाँ, तो बराबर अनाउंसमेंट हो रहा है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं कृपया अभी मत आए, क्योंकि हम लोग की स्थिति खुद ये है कि हम लोग बाहर निकलने के लिए सोचते हैं क्या करें क्या ना करें, कब कहाँ ना फंस जाए ट्रैफिक में। ये बड़ी स्थिति जो है विकट हो गई है। अयोध्या में भी सुनने को आ रहा है कि बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं कई बार, कि लोग जो है बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पा रहे। स्कूल बंद हो गए, यहाँ भी स्कूल कॉलेजों को अभी 14 तारीख तक बंद कर दिया गया है, जो क्योंकि पूरा जितना भी महाकुंभ का पलट प्रभाव बोला जाता है भीड़ का, वो काशी में आ रहा है। तो ये बात तो समस्या वाली स्थिति है, और शायद तैयारी में शायद कुछ कमी रह गई, या फिर इतना प्रेशर आ गया कि तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। हम लोग भी और जरूरत से ज्यादा भीड़ हो गई जिसका अनुमान नहीं था, इस वजह से भी सारा प्रशासन को संभालने में काफी जो है मुश्किलें आ रही हैं। बात सही है। और आप लोग जो कि वहां पर रह रहे हैं, लोकल हैं, तो आप लोगों के लिए तो काफी दिक्कतें होंगी। बहुत सारे तो रिश्तेदार भी पहुंचते होंगे सर घर पे इस समय, सबको जो लोग जाना चाह रहे हैं इलाहाबाद और वाराणसी रुकते हुए जाना चाह रहे होंगे, तो काफी मेहमान भी आ रहे होंगे इस समय। जी बिल्कुल आ रहे हैं ऐसे लोग, और उनको जो है हैंडल भी किया जा रहा है। क्या करेंगे, सबको नहाना है कुंभ, नहीं बात तो सबको हैंडल करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जो है मदद कीजिए सबकी। क्या सवाल है अब आपकी मदद जो है
प्रदीप हल्दर जी से आपके शेयर पे मदद लेते हैं। बताइए सर। एक चीज और बोलना चाहेंगे सर जी सर कि बताइए। पोर्टफोलियो तो एकदम लाल है और मन में घबराहट भी बहुत ज्यादा है, जी। लेकिन बस आपसे बात करके थोड़ी उम्मीद जगती है और मन थोड़ा जो है शांत हो जाता है। अरे सर प्रदीप जी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। और ये जो आप लोगों के शब्द है ना, ये वाकई में ऊर्जा देते हैं कि चलिए ठीक है, वो समय भी नहीं रहा जब हम लोग को लगातार अच्छे रिटर्न मिल रहे थे, तो ये जो थोड़ा दबाव जी, वाला जी। समय है ये भी गुजर जाएगा 1-2 क्वार्टर के बाद। उम्मीद करते हैं लेकिन कि हम बाजार लोगों में को तो ऊर्जा जो है वो आपके वजह से थोड़ी सी आ रही कि आपकी जो पॉजिटिव बातें रहती हैं उससे थोड़ी ज्यादा ऊर्जा मिलती है हम लोगों को। अरे सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बनारस में जो भी आपके इष्ट मित्र हैं उनको जो है सब्सक्राइब करवाइए बोनस को, और हमारे जो बोनस का परिवार है उसको और ज्यादा विस्तार देने में मदद कीजिए सर। मैंने बताइए सर। कभी अब तक कम से कम 20 से 25 लोगों को सब्सक्राइब कराया है और मेरी आगे भी ये कार्य चालू है कि मैं और से ज्यादा लोगों को कहूँ कि वो सब्सक्राइब करें और सही राय लें। धन्यवाद, थैंक यू सर बहुत बहुत, और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। बताइए सर प्रश्न क्या है। हर हर महादेव सर। जी सर प्रश्न क्या है सर। ये सर मेरा ये था क्वेश्चन कि मैं आरबीएनएल में फंसा हुआ हूँ 528 रुपए में काफी दिन से। अच्छा 528 एसजेवीएन में फंसा और एसजेवीएन में 108 रुपए में मैं फंसा हुआ हूँ। एसजेवीएन में 108। ये वो तमाम ऐसे शेयर है ना जिसके मतलब ये एक तरीके से माला बन गई, जैसे मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, निकल नहीं रही है गले से, क्योंकि शुरू में निकला नहीं गया, लगा कि रिकवरी आ जाएगी, और अब इतने लॉस के बाद निकलने का दिल ही नहीं करता कि भाई फंडामेंटल अच्छे हैं, तमाम चीजें अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद शेयर चलने को राजी नहीं है। आरबीएनएल पे के बाद देखिए अभी 369 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ। सर आरबीएनएल और एसजेवीएन दो पावर और रेलवे यहाँ पर बड़ी पोजीशन है, उसमें हालांकि एक डिफेंस भी शामिल है, लेकिन पावर और रेलवे पे बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है। आरबीएनएल 370 के आसपास आज 3% नीचे है, क्या करना चाहिए। एसजेवीएन के भी फंडामेंटल जो है वो खराब नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। आपकी टिप्पणी क्या होगी इन दोनों शेयरों पर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं विवेक जी को सुन रहा था एक्चुअली। हमारे घर में भी ऐसा बोला जाता है कि सब तीर्थ बार बार कुंभ मेला एक बार। तो सर लास्ट 2 हफ्ते से घर में भी बहुत मतलब मेरे ऊपर प्रेशर हो रहा है कि जाना है कुंभ मेला में। तो क्योंकि मैं सुन रहा था अभी बहुत भीड़ है, तो इसीलिए हमने भी नहीं गया वहां पे। और हर हर महादेव आपको भी विवेक जी। एंड रेल विकास निगम जो आपका आरबीएनएल को लेके क्वेश्चन है कि आपका थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे अभी एंट्री हो गया है। मुझे लगता है कि सर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, ये तो एक गलती है, लेकिन आप अभी वेट कीजिए, होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि सर एक बार ना 290 के आसपास एक बॉटम हो सकता है, 290 300 के आसपास, जो कि मैं अभी थोड़ा टाइम पहले ही बता रहा था कि 315 इसे परफेक्टली स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, तो फिर आप एक काम कीजिए, जैसे ही आपको 340 330 के आसपास मिलेंगे फिर से आप एक बार एवरेज कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा पोजीशन है और पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके मैं पॉजिटिव हूं। लेकिन ओवर वैल्यूएशन ये बहुत ही एक मुश्किल चीज है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी काउंटर पे आप बाइंग कर रहे हो, एग्रेसिव बाइंग कर रहे हो, तो वहां पे आपको पोजीशन साइजिंग एंड सेल्फ रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आप एक बार 340 350 जैसे ही आएगा आप एक बार एवरेज कीजिए। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 1 से 1.5 साल वेट आप कीजिए, आप अच्छे से आप यहाँ से प्रॉफिट में अब जा सकते हो। और एसजेवीएन का चार्ट में सर 96 अभी है, 96 के आसपास अभी ओपन हुआ था, उसके बाद हमने देखा 91 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, 0.25% के आसपास नेगेटिव मूवमेंट है। इसका भी स्टॉप लॉस अपना है 84 85 के आसपास। मुझे लगता है इस पर्टिकुलर काउंटर पे आप एवरेज मत कीजिए, क्योंकि फंडामेंटल बेटर है अपना पहले वाला कंपनी का। इसका अगर हम देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी डाउन हुआ है लगभग 0.8% के आसपास लास्ट 3 साल में। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट को एवरेज नहीं करना है, अपना स्टॉप लॉस रहेगा 83 फाइनल। ठीक सर, एसजेवीएन हो गया, आरबीएनएल हो गया। उम्मीद करते हैं विवेक जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और अगला जो शेयर हमें भेजा हुआ है, जो सवाल भेजा गया है, वो नवीन गोस्वामी जी की तरफ से भेजा गया है, और इस पर भी बड़े सवाल हैं, और वो है सुजलॉन। 78 पे इन्होंने लिया हुआ है, 200 शेयर इनके पास है। क्या करें प्लीज सजेस्ट मी, कह रहे हैं नवीन गोस्वामी जी। तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स जो है 70-75 के टारगेट दे रही हैं। उससे पहले जब 85 के आसपास जा रहा था, लोग 100 रुपए के टारगेट दे रहे थे। जब 50 के आसपास आया तो 40 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। नतीजे हमने देखे, नतीजों में कोई खराबी देखने को नहीं मिली। अब फिर 50 के आसपास आ चुका है।
0.4% नीचे नतीजों के बाद लगातार 3 दिन तक अपर सर्किट 5-5% का लगता हुआ दिखाई दिया। लगा कि शायद इस रैली में जो 70 के टारगेट निकल के आ रहे हैं वो पूरे होंगे, ऐसा हुआ नहीं। अभी क्या करें जिनके पास 75 के आसपास की खरीद है सुजलॉन एनर्जी में सर? सर इसमें प्रॉब्लम थोड़ा फंडामेंटल है क्योंकि लिक्विडिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी का इश्यू है। सेकंड, हमने देखा था कि 2008 के बाद स्टॉक ने परफॉर्म ही नहीं किया और ओनली लास्ट 1.5 से 2 साल चल रहा है। तो लास्ट 1.5 से 2 सालों में हमने देखा स्टॉक 10 रुपया से ऑलमोस्ट 100 रुपया के आसपास हो गया था, फिर से अभी 50 के आसपास है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है फंडामेंटल, क्योंकि प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर का जो होल्डिंग है सर बहुत ही लो है, ऑलमोस्ट 13% के अराउंड। ये बहुत ही खराब माना जाता है। सेकेंड थिंग, अगर आप देखेंगे कि कंपनी का बुक वैल्यू वो भी सर 16 टाइम्स हायर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग हो रहा है। ये भी सर एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम चार्ट में भी देखेंगे कि सर अभी एक सपोर्ट था 56 57 के आसपास, वो भी टूट गया है। सो मेरे को लगता है आप ना एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 47 के आसपास रखिए। अगर कभी भी 47 के नीचे आता है आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि जो कंपनी 10 साल से चला नहीं, उसके बाद लास्ट 2 साल से चल रहा है, उसके बाद 2 साल के चलने के बाद फिर से नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं इससे हाई पॉसिबिलिटीज वो फिर से पेनी स्टॉक बन सकता है, क्योंकि फंडामेंटल प्रोमोटर के पास कंपनी नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी भी उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मेरा व्यू रहेगा आप एक बार स्टॉप लॉस रखिए 47 के आसपास, और 47 कभी भी अगर उसके नीचे ब्रेक होता है आप एग्जिट कीजिए। ठीक है सर, जब भी ये ब्रेक होता है तो एग्जिट करने की सलाह है। लेवर्स का विशेष ध्यान रखिए इस तरह के बाजार में। आपको लगातार हम लेवर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और इस बीच एंजल वन पर सर जो है सवाल किया गया है वैशाली जी की तरफ से। कह रही है, नमस्ते विपुल सर, मेरे पास एंजल वन के 10 शेयर हैं, 2710 पे लिए हुए हैं, एवरेज भाव से बहुत लॉस में हूँ, क्या करें प्लीज बताएं। जब तक ये मतलब बाजार चल रहा था, एंजल वन जैसे शेयरों में क्या धूमधाम तेजी देखने को मिल रही थी और लगातार जो है ये नए उच्चतम स्तर बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। 5% नीचे आज 2224 का लेवल देखने को मिल रहा है। और पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो 8% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आया है। सर एंजल वन पे क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी वैशाली जी के लिए, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? अगेन द कंसर्न इज द वैल्यूएशन। बहुत ओवर वैल्यूएशन पे उनका बाइंग हुआ है। एंजल ब्रोकिंग को, एंजल वन को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि सर कुछ 2-4 कंपनी है इंडिया में जो अच्छे इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम कर रहे हैं और एंजल वन ऑफ देम। इनका लास्ट प्रॉफिट भी देखेंगे ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास इनका लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट है। मार्केट कैप है 20,000 करोड़ के आसपास। लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि कितना और नीचे गिर सकता है, मुझे लगता है टेक्निकल सपोर्ट है ऑलमोस्ट 2150 के आसपास एक सपोर्ट है। और मुझे लगता है आपको एक बार 1.5 से 2 साल यहाँ पे वेट कीजिए। आप लॉस में बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म में अगर आप देखेंगे सर, बहुत सारे अभी इन्वेस्टर्स है जो एंजल वन के साथ ट्रेडिंग करता है, और क्योंकि इनका मोनोपोली है मार्केट में और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा क्लाइंट बेस है, सो एक फिक्स्ड प्रॉफिट इनको आ रहा है। सो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर ये जो काउंटर है, नेक्स्ट लॉन्ग रन पे इनको अच्छा प्रॉफिट आएगा। और अभी का जो वैल्यूएशन है 2200 2300 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, मुझे लगता है एक अच्छा वैल्यूएशन पे नया एंट्री लेने का भी। सो आप एक बार होल्ड कर जाइए। फिलहाल आपका बाइंग हाई है तो इसलिए थोड़ा आपको पेन हो रहा है, आप एक बार होल्ड कर जाइए। आप चाहो तो इस लेवल पे आप एवरेज भी कर सकते हो। चलिए, इस बीच अच्छी बात यह है कि 23,000 के आसपास जो आप कह रहे थे सपोर्ट है, शायद मतलब अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि बाजार शायद उसको रिस्पेक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। 23-22 के लो को ब्रीच नहीं किया है और 23,074 का लेवल देखने को मिल रहा है निफ्टी पे। 307 अंकों की गिरावट है। लोअर लेवल से अगर हम देखें तो करीब 50 अंकों के आसपास की रिकवरी जो है वो आई है 30,022 का लो लगाने के बाद। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात कही जा सकती है। अब देखना ये है कि आखिरी के जो 1 घंटे होंगे उसमें क्या इसको ये रिस्पेक्ट जो है वो मेंटेन रहती है या फिर जो है गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस बीच बहुत लोग इरिडा पे सवाल कर रहे हैं। सर इरिडा पे अभी थोड़ी देर पहले बात की है और उस पर बहुत डिटेल में बातचीत की, लेकिन फिर भी सर अगर आप 30 सेकंड में इस पर एक कमेंट और कर दें, क्योंकि बड़ी संख्या में दीपेश कौंडेल जी हैं और भी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ हैं, कमालुद्दीन साहब हैं, वो जो है लगातार इरिडा के ऊपर सवाल आ रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी, इरिडा में अभी क्या करें? इनकी कमालुद्दीन जी की 186 पर है, एक हमारे दर्शक है उनकी 200 के आसपास है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? इरिडा दीपेश जी ने लिया हुआ है 195 पर।
सर 185 में एक सपोर्ट था जो कि टूट चुका है। अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट है बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 151 के आसपास। अगर आपका लगता है कि नहीं 151 150 के आसपास बहुत लेट हो सकता है, तो आप करंट स्टॉप अभी निकल जाइए पर्टिकुलर काउंटर से, क्योंकि वीकली ब्रेकडाउन है। नेक्स्ट सपोर्ट 155 के आसपास है। 155 के आसपास। इस बीच अभिषेक कुमार जी जानना चाह रहे हैं शीला फोम के बारे में। शीला फोम के 1000 शेयर लिए हुए हैं 960 पे और 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है शीला फोम पे। ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप में बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के, बिना किसी मतलब स्टॉप लॉस के जो आप लोगों ने निवेश किए हैं, ये उसका नतीजा है कि 1.5 लाख का लॉस हो रहा है। 3% नीचे 810 का स्तर यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है और आपने लिया हुआ है 960 रुपए के आसपास। तो 1.5 लाख के लॉस में है सर, काफी नुकसान हो रहा है। 1000 शेयर लिए हुए हैं सीधे। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, इस समय शीला फॉर्म पे क्या करें? सर मुझे लगता है कि पर्टिकुलर अगर आप चार्ट देखेंगे, बहुत टाइम से एक वीकली चार्ट पैटर्न में डाउन ट्रेंड में है, जो कि डाउन ट्रेंड आज नहीं ऑलमोस्ट 2022 साल से चल रहा है। तो लास्ट 2 साल से तो अपना डाउन ट्रेंड में ही है। जो इनका एक पैटर्न है अपना कंटिन्यूअसली लोअर लो बनाते हुए नीचे आना, वही मेंटेन कर रहा है। मुझे लगता है एक बार नेक्स्ट जो सपोर्ट है 780 के आसपास है, 780। फंडामेंटल भी सर ज्यादा अच्छा नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 8% के आसपास डिक्रीज हुआ है। सो मुझे लगता है एक बार 780 के साथ आपको इस पर्टिकुलर काउंटर पे रहना चाहिए। अगर कभी भी 780 के नीचे क्लोजिंग होता है, आपको रहना नहीं है, एग्जिट करना है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट नहीं है 200-300 पॉइंट के अंदर। ठीक सर। आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं दीपक गुप्ता जी, और दीपक जी कह रहे हैं विपुल जी इतना लंबा लंबा बोलते किसी का सवाल नहीं ले पाएंगे। सर इतनी नाराजगी क्यों आप लोगों की है? कोशिश ये रहती है कि मतलब आप लोगों से भी ऐसा ना हो कि बस स्टॉप लॉस टारगेट पे बातचीत करें। कम से कम आपके सही डिटेल एनालिसिस अगर करते हैं शेयरों पे, ताकि आप लोगों को जो है संतुष्टि मिले। आलोक इंडस्ट्रीज 1000 शेयर ले रखे हैं 23 रुपए के भाव पर। 2 साल का इनका नजरिया है कि 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं। 1755 सर बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में शेयर है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो लोगों को लगता है कि आगे चलेगा, लेकिन लंबे समय से जो है थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। बांग्लादेश की क्राइसिस हुई तो लगा कि शायद रिकवरी होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, लेकिन बहुत तेज रिकवरी जैसी कोई बात यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। पिछले 6 महीने में 30% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न। आलोक इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू? सर टेक्सटाइल पर्टिकुलर काउंटर है और 9,000 करोड़ का कंपनी है, लेकिन हाईलाइटेड पॉइंट नहीं है कि 1,000 करोड़ का लॉस है लास्ट क्वार्टर में। और प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत ठीक ठाक है, डिसेंट है, लेकिन जो 1,000 करोड़ का लॉस है ये मुझे हजम नहीं हो रहा है पर्टिकुलर, क्योंकि एक कंपनी का मार्केट कैप 9,000 करोड़ के आसपास है, 1,000 करोड़ का लॉस, ये जस्ट कुछ सस्टेनेबल नहीं लग रहा है मुझे। और एक बात, लास्ट 5 साल में एवरी ईयर 10 साल अपना जो सेल्स है डिक्रीज हुआ है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए कंपनी नहीं चल रहा है। और टेक्निकली सर अभी कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट तो है ऑलमोस्ट 12 रुपीज के आसपास, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1680 के आसपास। अगर कभी भी ब्रेक होता है तो आप निकल जाइए। 2 साल यहाँ पे रहने से बेटर है कुछ अलग काउंटर पे आप देखिए, वहां पे आप पैसा बना सकते हो, लेकिन 2 साल में यहाँ पे कंपनी फंडामेंटली प्रॉब्लम है, तो टेक्निकली ये कैसे रन करेगा, ये मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक सर। इस बीच जो है अभिषेक जैन जी कह रहे प्रणाम विपुल सर, आप कुंभ कब जा रहे हैं? सर अब इतने लंबा समय वैसे ही आप लोगों से दूरी बनी हुई थी, तो अब इस दूरी को और बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, तो बाकी लोगों के दर्शन टीवी पर और तमाम माध्यमों से हम लोग दर्शन कर रहे हैं, और प्रयागराज से, बनारस से इतने सारे हमारे दर्शक जुड़ जाते हैं, तो पुण्य हम लोगों को वहीं से मिल जा रहा है, आप लोगों से बातचीत करके, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करके। प्रदीप हल्दर जी जाने की तैयारी कर रहे हैं कुंभ नहाने के लिए, तो वो जब पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा। इस बीच चलते हैं, अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और हमारे पास बहुत सारे सवाल जो है एकदम से जो है वो गायब हो जाते हैं एक साथ आकर के। शीला फोम पे काफी सवाल थे, चलिए खैर उत्तर मिल गया है। IRFC को लेकर के एक टिप्पणी हो जाए सर, उसके बाद से खबरों वाले शेयरों पे जरा बातचीत करेंगे। 100 शेयर है इनके पास 166 पे। RVNL पे बात हो गई, इरकॉन पे बात हो गई, IRFC पे भी एक टिप्पणी दे दीजिए सर। मुझे लगता है 116 में उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। फिलहाल अभी तो लास्ट 2 हफ्ते से बहुत नीचे आ रहा है पूरा रेलवे काउंटर, तो और भी नीचे आ सकता है। 116 के आसपास उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आप लोगों के लिए IRFC को लेकर के निकल करके आती हुई।
चलिए अब इसी के साथ शुरू करते हैं खबरों का खेल। चलिए, खबरें ही बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती है आपको मालामाल। तो ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आए हैं। खैर, अब तो एक क्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, तो सब में ही बिकवाली देखने को मिलेगी। हालांकि हम कोशिश ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे शेयर निकाल के लाएं क्योंकि बाजार की जो दिशा चल रही है उससे थोड़ा सा विपरीत कामकाज कर रहे हो। नायका की बात कर लेते हैं। नायका के नतीजे अच्छे रहे हैं और नतीजे में अगर हम देखें, मुनाफा 51% बढ़ा है और ये बढ़कर के 26.4 करोड़ रुपए रहा। आय की बात करें तो 27% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं कंपनी के जो एक्सपेंसेस है उसमें करीब 26% का इजाफा रहा है। 2238 करोड़ के आसपास जो है वो कंपनी की आय जो है रही है। लेकिन इस सबके बीच में शेयर में जो है हमने देखा कि शुरुआती तेजी देखने को मिल रही थी नतीजों के बाद, लेकिन उसके बाद गिरावट रही है। हालांकि लोअर लेवल से भी थोड़ी रिकवरी है, लेकिन अभी भी आधे पौने % के आसपास की गिरावट बनी हुई है नायका में। 168 के आसपास नायका कैसे लग रहा है सर आपको? रिजल्ट्स ठीक रहे हैं? सर, कंसोलिडेशन पैटर्न है और मुझे लगता है कि एक बार ज्यादा यहाँ पे हड़बड़ी करने का कोई बात नहीं है। कंपनी का जो लास्ट डिविडेंड है, डिविडेंड 30% के आसपास दिया था, तो अच्छा दिया था। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 158 159 एक जोन है। मुझे लगता है पर्टिकुलर काउंटर को आपको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। लेकिन एक चीज जो फंडामेंटली एक बात है, यहाँ पे अपना जो पीबी है, अपना जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, 37 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। तो ये मुझे अनकंफर्टेबल चीज लग रहा है फंडामेंटली। सो आप एक बार होल्ड कीजिए। 158 इज योर स्टॉप लॉस। चलिए, तो ये एक 10 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर नायका के लिए दी जा रही है। अगली कंपनी लेकर के आइए और वहां पर देखते हैं किस तरह की खबरें निकल करके आई हैं। जरा अदानी पावर में बात कर लेते हैं। अदानी पावर पे एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि बांग्लादेश की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि जो पुरानी जो सप्लाई थी पूरी तरह से वो अब बहाल कर दी जाए। कुछ दिन पहले ही क्रिसिल ने भी इसे अपग्रेड किया है और शेयर टेक्निकली जो है वो थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है। अपने 100, 150, 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ। करीब 3 महीने से जो है पूरी सप्लाई जो है वो बाधित है। बहुत सारे विवाद भी रहे जो है बांग्लादेश को सप्लाई को लेकर के। बीच में जो है सप्लाई इस वजह से भी रोकी गई थी क्योंकि पेमेंट नहीं हो रही थी। हालांकि जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया क्योंकि जाड़े में जो है मांग जो है वो कम हो जाती है, इस वजह से फुल सप्लाई जो है वो नहीं की जा रही थी, लेकिन अब डिमांड की गई। तो इसके बाद से हमने देखा अदानी पावर के शेयर में एक मजबूती देखने को मिल रही थी इस खबर के चलते। लेकिन अभी भी हरे निशान में है। मामूली बढ़त है, 60 पैसे की बढ़त है, लेकिन हरा निशान है। 492 493 कैसा लग रहा है सर अदानी पावर का शेयर आपको, और क्या यहाँ पर करंट लेवल पे बाइंग की जा सकती है? सर, अदानी ग्रुप को लेके और अदानी पावर को लेके मैं फिलहाल अभी थोड़ा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इनका जो इश्यूज चल रहा था हिंडनबर्ग को लेके, हिंडनबर्ग शटडाउन हो गया और एफबीआई जो अपना है जो इशू चल रहा था अमेरिका में वो भी चेंज हो गया। डोनाल्ड ट्रम्प जी आ गए तो वहाँ पे बहुत सपोर्ट इनको मिल रहा है। बांग्लादेश वाला जो इशू है वो भी इशू रिजॉल्व हो गया। और मुझे लगता है पर्टिकुलर जो अदानी पावर है 492 493 के आसपास चल रहा है। चार्ट में मुझे लगता है हड़बड़ी करने का कोई बात नहीं। कभी भी अगर आपको 470 से लेके 450 की कभी भी एक डिप मिले, उस डिप में आप बाइंग कर सकते हो। होल्ड कीजिए पर्टिकुलर सेगमेंट को, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का जो नीट प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 12,880 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। ऊपर से बहुत नीचे भी आया है, आप ऑल टाइम हाई देखेंगे ऑलमोस्ट 900 के आसपास, तो बहुत लोअर वैल्यूएशन में भी आ गया है। तो इस लेवल से भी हो सकता है और कभी भी आपको अगर 30-40 रुपीज नीचे मिले तो बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी रहेगा। बाय ऑन टिप्स। चलिए, ये फिलहाल अदानी पावर पे इनका जो है नजरिया है यहाँ पर। इसके अलावा आज मेटल की अच्छी खासी पिटाई हो रही है। कल की गिरावट और एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जरा नाको पे नजर डाल लेते हैं, नतीजे वहां पर किस तरीके से देखने को मिले हैं और उसके बाद शेयर पे क्या भाव देखने को मिल रहा है। शानदार नतीजे रहे हैं। मुनाफे में हम देख रहे हैं करीब 3 गुना हो गया है। आय में करीब 40% के आसपास की बढ़त रही है। इबिट्टा 200% से ज्यादा का बढ़ा है। हालांकि शेयर में शुरुआती बढ़त के बाद तेज गिरावट देखने को मिली है। 232.83% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। आय 39.3% बढ़ के 4662 करोड़ रुपए रही है। एबिटा करीब करीब 201% बढ़कर के 2327 करोड़ रुपए रहा है। लेकिन शेयर पे नजर डालें तो तेज सेलिंग देखने को मिल रही है ऊपर के स्तर से। नाल्को के शेयर में अभी जो भाव देखने को मिल रहा है नाल्को पे, वो देखने को मिल रहा है 183 184 के आसपास। 0.25% के आसपास की गिरावट। अब 4.5% नीचे जो है
आप देख सकते हैं नाल्को का शेयर। क्या करें सर, नाल्को के अंदर मेटल में कल भी दबाव था, आज भी दबाव है, और ये जो असर है ट्रंप साहब के टैरिफ का, स्टील और एल्युमिनियम पे जो 25% का टैरिफ लगाया गया है, क्या ये आगे कुछ दिनों तक और कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है? मुझे लगता है सर यही थोड़ा पर्टिकुलर रीजन है, थोड़ा पेन का और पर्टिकुलर सेगमेंट नीचे आने का। फिलहाल अभी तो मार्केट ही नीचे आ रहा है, ऑलमोस्ट 95% स्मॉल कैप मिड का भी नीचे है। तो मुझे लगता है एक बार एक 168 165 तक नीचे आ सकता है, बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी रहेगा। और मुझे लगता है कि सर फंडामेंटली कंपनी इज वेरी गुड, क्योंकि 4,000 करोड़ का प्रॉफिट है, लास्ट क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ के आसपास है। तो लिक्विडिटी ठीक ठाक है और ऊपर से नीचे भी आया है। रिटेस्ट हो सकता है, रिटेस्ट जोन है सर ऑलमोस्ट 160 155 के आसपास। सो अगर आपके पास अभी है, आप होल्ड कीजिए, यहाँ से और 15-20 रुपीज नीचे भी आ सकता है। सो आप एवरेज भी कर सकते हो पर्टिकुलर डिस्काउंटर को। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों सर अच्छा है। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं नाल्को के अंदर, लेकिन बाजार अच्छा नहीं है। और इस समय अमेरिका से जो संकेत ट्रंप साहब दे रहे हैं वो अच्छे नहीं है। अदरवाइज कोई समस्या नहीं है, ये कहना है प्रदीप हल्दर जी का। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वो है शामी होटल। होटल इंडस्ट्रीज पे बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अब इस पर है कि नहीं वो देखना होगा। डुएट होटल में कंपनी ने जो है वो 100% जो है वो हिस्सेदारी खरीदी है, और आपको बता दें कि पहले भी सब्सिडी थी, लेकिन अब कंप्लीट स्टेक जो है वो बाय कर लिया गया है शामी होटल की तरफ से। करीब 116 कमरे की जो है इनके पास होटल है साउथ में, और करीब 5.3 करोड़ में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। आज जब हमने खबर बनाई थी तब 2% के आसपास की तेजी थी, और अब तो बाजार में तेजी का तो जिक्र ही नहीं देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो शामी होटल्स की बात करें तो अब 2.3% डाउन, 150 रुपए के आसपास। 150 रुपए के आसपास शामी होटल्स अच्छा लग रहा है क्या सर आपको? हाँ सर, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि लिक्विडिटी का थोड़ा इशू है। मार्केट कैप बहुत ही कम है, 3,300 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और नीट प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है। चार्ट ज्यादा नहीं है, लास्ट ईयर ही लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस हुआ। हमने देखा कि 136 130 के आसपास स्टार्टिंग हुआ था, ऑलमोस्ट 230 के आसपास गया था। तो उसके बाद लगातार एक कंसोलिडेशन पैटर्न वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में चल रहा है। और रिसेंटली जो फॉल हुआ, रिसेंटली जो ब्रेक डाउन हुआ, मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस जो मैं हमेशा आईपीओ वाला, जो नया वाला कंपनी रहता है 1-2 साल लिस्टिंग होता है, उसमें मैं मेंटेन करता हूं, वो है आईपीओ हाई एंड आईपीओ लो। तो मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए 133 से 135 के अंदर। अगर कभी भी 130 के नीचे आता है तो आप स्ट्रिक्टली आप इस काउंटर से निकल जाइए। सिमिलर पैटर्न टू जियो फाइनेंस, जियो फाइनेंस में भी सर सेम पैटर्न बना है, मैं चार्ट देख रहा था। तो मुझे लगता है यहाँ से भी और 15-20 रुपीज नीचे आ सकता है। अगर 130 के नीचे आता है तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे आपको रहना ही नहीं, क्योंकि सर आई बिलीव कि अगर कोई भी कंपनी अपना जो आईपीओ हाई है उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी का भी थोड़ा इशू है। सो इसलिए बेटर रहेगा एक बार इग्नोर करना। बेटर होगा एक बार के लिए इग्नोर करें, ये आपके लिए राय फिलहाल निकल करके आती हुई। सबिया सैयद जी कह रही हैं का सवाल आया है, तो एक टिप्पणी, क्योंकि हमने रेलवे पे काफी शेयरों पे बात कर रही है, आरबीएल कॉन जैसे शेयरों पर, एक जुपिटर वैगन पे जो है इनका प्रश्न है। आज की जो तेज गिरावट है उसमें जुपिटर वैगन पे बाइंग करना चाह रही है, कह रही है एवरेज करें तो क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर बता दें कि क्या रखना चाहिए। 317 के आसपास चल रहा है, आज 5% से ज्यादा टूटा हुआ है। जुपिटर वैगन में काफी शानदार मूव दिया था सर, लेकिन अब जो पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है उसमें जो है ये अब 315 के आसपास दोबारा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 748 से जो है करेक्ट होता हुआ आया है। आपकी टिप्पणी क्या होगी, क्या एवरेजिंग करनी चाहिए यहाँ पर, और स्टॉप लॉस क्या होगी? सर मुझे लगता है कि एक बार जो अपना अक्टूबर 23 का जो सपोर्ट था उसके आसपास आ गया है, यहाँ पे उनको बाय नहीं करना चाहिए, और भी 30-40 पॉइंट नीचे आ सकता है। 270-275 इज ए गुड वैल्यू जोन। मुझे लगता है कि उस लेवल पे अगर एक बार आए तो उसमें आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि रेलवे इतना ऊपर आया था तो इसलिए अभी नीचे भी आ रहा है। तो क्योंकि सर लास्ट ऑलरेडी आज भी हमने डिस्कस किया, बजट के दिन भी मैंने डिस्कस किया, यहाँ से भी नीचे आ सकता है। एक बार आप वेट कीजिए, 280-275 इस जोन पे आप बाइंग करना, इस जोन पे नहीं। इस जोन पे नहीं, ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। और इसी के साथ अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और देखते हैं वहां पर क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है और क्या कुछ खबरें वहां पर निकल के आई हैं। अशोका बिल्डकॉन में हमने देखा कंपनी का मुनाफा कई गुना बढ़ा है, और ये बढ़ करके हो गया है 654 करोड़ के आसपास।
पिछले बार जो है इसमें जो है जो मुनाफा था वो आपकी स्क्रीन में आपने देखा। ऑपरेशन से रेवेन्यू जो है वो 10% के आसपास घटा है। और अभी जरा अशोका बिल्डकॉन के शेयर पे नजर डालते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो जो भाव अभी देखने को मिल रहा है वो करीब 2% नीचे 232.80 का भाव यहाँ पर। अशोका बिल्डकॉन सर क्या करना चाहिए नतीजों के बाद? सर मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट पे है और नतीजे भी अच्छा आया है, और 2015 से लेके 2023 के आसपास एक अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट भी आया था ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ही आया था ब्रेकआउट। सो मुझे लगता है 210 के ऊपर जो ब्रेकआउट आया उसके बाद हमने देखा कि चार्ट में ऑलमोस्ट 290 के आसपास गया, फिर से नीचे आया। तो अभी जो आज नीचे आ रहा है लास्ट 2 हफ्ते से, मुझे लगता है एक रिटेस्ट हो रहा है। और लगातार सर हमने देखा कि 90 से, और अभी सर जो हाई लगाया था 315 के आसपास, कभी भी अपना वीकली जो एवरेज प्राइस है, वीकली एवरेज प्राइस के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। तो एज पर द करंट सीएमपी मुझे लगता है 230 के आसपास एक सपोर्ट है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो इस जोन पे आप बाय कर सकते हो, होल्ड कीजिए। नेक्स्ट मुझे लगता है कि 4-5 महीना अगर आपका व्यू है तो इसमें आप पॉजिटिव, आपको यहाँ से 10 to 15% मूवमेंट मिल सकता है। जी, ये राय निकल के आती हुई। इस बीच का हमारे एक दर्शक है कमालुद्दीन साहब, वो कह रहे हैं कि एनबीसीसी पर राय दे दी, 85 पर लिया हुआ है सर, और ये एवरेज करना चाह रहे हैं एनबीसीसी पर। और भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं एनबीसीसी को लेकर के। अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहा है 85 के आसपास है, 5% नीचे, और इनकी खरीद का भाव भी 85 रुपए पर है। तो अब जो इनके मुनाफे अब तक हो रहे थे वो सारे तो गायब हो चुके हैं। अब क्या करना चाहिए? कह रहे हैं मैं एवरेज कर सकता हूं। तो क्या उसी भाव पे एवरेज करना सही होगा सर? सर एनबीसीसी में एक वीकली चार्ट में काप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, तो काप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आने के बाद अभी रिट्रेसमेंट हो रहा है। सो मुझे लगता है उनको 77 76 एक वैल्यू जोन है। उनको अगर बाई करना है तो 78 77 के आसपास कीजिए, लेकिन ध्यान रखना है आपको 70 के स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। अगर 70 के स्टॉप लॉस अगर आप रखते हो, कभी भी ब्रेक होता है तो आपको निकल भी जाना है, क्योंकि जो काप एंड हैंडल पैटर्न बनाया इसका ब्रेक डाउन ही स्टार्ट हो जाएगा 70 के आसपास। ठीक सर। इस बीच सुनील मीणा जी लगातार जियो फाइनेंस पे टिप्पणी कर रहे हैं। सुनील मीणा जी, जियो फाइनेंस पे काफी डिटेल में बातचीत हो चुकी है, तो आप एक बार दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन चलिए फिलहाल इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त। सर हम अपने आखिरी सेगमेंट, यही आखिरी तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसके बाद अभी आईपीओ बाजार पे बात करनी बाकी है, लेकिन उसके लिए हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जियो फाइनेंशियल पे लगातार वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या टिप्पणी होगी आपकी? एक बार फिर से अगर आप रिपीट कर दें। 140 शेयर 312 पे लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि क्या ये बजाज फाइनेंस तक जा सकता है लॉन्ग टर्म में? तो मतलब और ज्यादा इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है क्या, और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकता है? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर बजाज फाइनेंस को लेकर के, और माफ कीजिएगा जियो फाइनेंस? जियो फाइनेंस में मुझे लगता है कि सर आईपीओ का जो एक हाई का ब्रेकआउट था ऑलमोस्ट 275 270 के आसपास, तो उसके बाद हमने देखा लगातार ऊपर आ रहा था। सो अभी फिलहाल 236 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है 220 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, नो मैटर हाउ मच द कंपनी बीक, उनका प्रॉफिट क्या है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। फर्क इससे पड़ता है कि प्राइस क्या हो रहा है। आपको 220 का स्टॉप लॉस के साथ इस पर्टिकुलर काउंटर पे होल्ड करना है। अगर 220 टूटता है तो आपको निकल भी जाना है। जी, तो दूसरा जो सवाल था कि क्या बजाज फाइनेंस तक जाएगा, तो काफी लंबा व्यू है सर, 2-3 साल में 8,000 से ऊपर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा लालच कर रहे हैं इस समय, खासतौर से इससे बाजार में। सर मुझे लगता है आज का जो पीक मैंने लेके आया था वो बजाज फाइनेंस ही एक्चुअली था। तो अभी चलिए तो उसके लिए रुक जाइए सर, उसके लिए हम पूरी ढोल मगाड़े बजा करके आपसे पिक लेंगे, ऐसे थोड़ी आपसे पिक लेंगे। तो वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट, यही है सही है। यही है सही है, इतनी तेज गिरावट में क्या सही है? इसी के लिए जो मन में आपकी दुविधा है, मन में आशंका है, और आप लोग बार बार कह रहे हैं ये खरीद लें ये खरीद लें, तो अब बताते हैं क्या खरीद लें, क्या सही है, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप जी बताइए, यही है सही है में आज कौन से शेयर लेकर के आए हैं आप? सर मुझे लगता है जो रिसेंटली रेट कट हुआ, इसमें बैंकिंग स्टॉक एंड फाइनेंस स्टॉक में बूस्टिंग होना चाहिए लॉन्ग टर्म में,
क्योंकि हमने देखा कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक मौका है अच्छा फंडामेंटल और टेक्निकल वाला जो काउंटर्स है उनको ढूंढना। रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया है बजाज फाइनेंस का चार्ट में, बजाज फाइनेंस 8000 के ऊपर ब्रेकआउट आया है और आज का ट्रेडिंग हो रहा है ऑलमोस्ट 8200 के आसपास, 8150 8200 के आसपास। सो मुझे लगता है एक बार ना आपको बजाज फाइनेंस पे एंट्री लेना चाहिए। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है सर, 1 से 2 साल का मेरा एक व्यू है बजाज फाइनेंस को लेके। मुझे लगता है जो 8150 के आसपास अभी ट्रेडिंग हो रहा है, कभी भी अगर बजाज फाइनेंस आपको 8000 के जोन में मिले, 7900 के जोन में मिले, तो आपको ना बजाज फाइनेंस पे एंट्री लेना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 7500 से लेके 7400। मैं 100 पॉइंट का रेंज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा काउंटर है, लार्ज कैप है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा स्टॉप लॉस भी दूरी बना के चलना है। तो मुझे लगता है पहला का जो टारगेट है 8800 आना चाहिए, सेकंड टारगेट 9600 और मेरा लास्ट एंड फाइनल टारगेट होना चाहिए 10400। ये सर नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का पीक है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट ने अच्छा थोड़ा भी परफॉर्म किया तो बजाज फाइनेंस एक अच्छा काउंटर हो सकता है लॉन्ग 1 से 1.5 साल के लिए, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि जिस तरह बैंकिंग सेक्टर नीचे आया है और फाइनेंस सेक्टर नीचे आया है, उसमें इस खराब मार्केट में भी अपना जो ऑलमोस्ट मैं चार्ट पे देख रहा हूं ऑलमोस्ट 2022 का जो हाई है, 22 का हाई के बाद एक ब्रेकआउट आया है। फिलहाल आज का जो डाउनफॉल है हो सकता है 1-2 दिन और भी रहे, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट होता है, तो उस रिट्रेसमेंट पे बाय ऑन डीप में हमें एंट्री लेना है। तो एक तो हो गया सर बजाज फाइनेंस का कॉल। मेरा सेकेंड पिक रहेगा कोटक बैंक पे। सर कोटक बैंक पे आप देखेंगे कि बहुत सारा बैंक अभी नीचे गिरा है, लेकिन कोटक बैंक ने ज्यादा लास्ट 3 से 4 सालों में ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। आप 2020 का बात देखेंगे, ऑलमोस्ट 2020 के जो वैल्यूएशन था ऑलमोस्ट 1750 1800 के आसपास, 2021 के हाई था ऑलमोस्ट 2050 के आसपास, आज से 2020 से भी पहले 2019 का भाव मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये जो 4-5 साल से कोटक बैंक ने चला नहीं है, और ये जो रिसेंटली क्वार्टर का रिजल्ट भी अनाउंसमेंट हुआ है, रिजल्ट भी बढ़िया आया है, और रिसेंटली ये जो लास्ट 2-3 हफ्ते का कंसल्टेशन पैटर्न था उसके ऊपर ब्रेकआउट आया है। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें मेरे को लगता है कि आपको हड़बड़ी नहीं करना है, आपको ना एक बार वेट करना है जी। मुझे लगता है आप अगर वेट करते हो और पेशेंस के साथ एंट्री लेते हो तो एक आपके लिए बढ़िया अभी परफॉर्म हो सकता है। मुझे लगता है कोटक बैंक आपको एंट्री लेना चाहिए 1850 से लेके 1900, 1850 से लेके 1900 का लेवल। कभी भी आपको अगर 20-30-40 पॉइंट नीचे मिले आप एंट्री ले सकते हो। पहला टारगेट होना चाहिए 2120 एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 2250 एंड उससे भी ऊपर। स्टॉप लॉस भी सर आपको मेंटेन करना है 1675 स्टॉप लॉस के साथ। आप कोटक बैंक सेम व्यू है सर, 1.5 से 2 साल मेरा व्यू है, आप एक बार इसको बाय करके जा सकते हो। बाय ऑन डीप में आपको लेना है। चलिए, तो ये राय निकल करके आई है। 2 कंपनियां हैं, दोनों ही जो है वो फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, एक बैंक है और एक एनबीएफसी। पहली कंपनी आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि आपको करंट भाव पे नहीं 40-50 रुपए नीचे मिले तो आराम से खरीदिए, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो है 1850 से लेकर के 1900 के बीच में खरीदना है। कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा लग रहा है। 1675 का एक स्टॉप लॉस दिया गया है। जब पहला टारगेट आ जाए 2120 और वो मजबूती से अगर क्रॉस होता है तो फिर यहाँ पे सेकंड टारगेट जो है वो 2250 तक का देखने को मिल सकता है। हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आराम से थोड़ा और 30-40 रुपए ठंडा हो जाए उसके बाद खरीदने की सलाह दी गई है। ऐसे ही आपको बजाज फाइनेंस में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है, अभी चल रहा है 8182 के आसपास। यहाँ पर भी आपको 8000 से 7900 से 8000 के बीच में खरीदें, आराम से खरीदें, 200-250 रुपए सस्ता हो जाए उसके बाद लें, कोई ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है 7500 का, वो अवश्य लगाएं इस समय इस तरह के बाजार में। और जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो थोड़े से लंबे हैं और अवधि भी आपको लंबी रखनी है। यहाँ पर ये कल परसों वाले ट्रेड नहीं है। 8800 पहला, ये क्रॉस होता है तो 9600, और जो फाइनल टारगेट इसके लिए दिया जा रहा है बजाज फाइनेंस के लिए वो है 10400। ये अगले 1 से 1.5 साल तक के लिए ये लक्ष्य यहाँ पर बजाज फाइनेंस पे निकल करके आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपने जो ट्रेड का जो है लेवल्स जो है वो नोट कर लिए होंगे। चलिए अब जो है अब आईपीओ बाजार का रुख करें, उससे पहले जरा धन्यवाद कर देते हैं हमारे खास मेहमान प्रदीप हल्दर जी को। प्रदीप सर, आज की चर्चा में आप जुड़े और ऐसे महत्वपूर्ण दिन जुड़े जिस दिन बाजार के अंदर दबाव जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल तूफान सा आया हुआ है, लेकिन ये है इस तूफान के
गुजरने तक आप हमारे साथ रुके रहे और बड़े आसानी से आपने दर्शकों के उत्तर दिए। 23,000 मुझे लगता है जो है एक बार टेस्ट कर गया क्या 23,000? हाँ, 23,000 का लेवल तोड़ दिया। 22,986 का लो लगा करके बाजार वापस लौटा है। 23,045 का स्तर अब देखने को मिल रहा है। तो सर अभी तो विश्वास के साथ तो नहीं तोड़ा है, तो क्या अभी भी ये सपोर्ट जो है वो होल्ड करेगा 23,000 का? सर 23,000 के आसपास जितना अभी कॉल राइटिंग स्टार्ट हो गया है, मुझे लगता नहीं कि ये मतलब होल्ड कर सकता है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट एक लो लगा दिया 22,986 के आसपास। सो एक बार जो लास्ट एक घंटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार वेट करना चाहिए। लेकिन सर 23,000 पे मैं थर्ड टाइम बोल रहा हूँ, 23,000 पे भी सपोर्ट नहीं है, 22,800 पे है। और मुझे लगता है 22,800 तक आ सकता है, हाईली पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी 22,800। चलिए अब आपको धन्यवाद करने का वक्त हो गया है। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? सर जो भी स्टॉक पे हमने ड्यूरिंग द सेशन डिस्कशन किया, मेरे पास या तो मेरा फैमिली मेंबर या हमारे कोई भी एनालिस्ट के पास नहीं है पर्सनल होल्डिंग। सो मैंने जो भी राय दिया टेक्निकल और फंडामेंटल के बेस पे, आप एक बार आपके जो पर्सनल एडवाइजर है उनसे कंसल्ट करके कोई डिसीजन लेना। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।